चलिए तो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, क्लास 12th, और वन शॉट हम इसे करेंगे। ठीक है, चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या देखेंगे, यहाँ पे एक तो हम सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर यूज होने वाले हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे मोस्टली, जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि व्हाट इज रिलेशन, जो हम 11th क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर सपोज मेरे पास यहाँ पर एक सेट है ए, तो हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं ए क्रॉस ए, है ना। जैसे अगर मैं एक सेट ए ले लेता हूं जो कि 1, 2, 3, सपोज इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हो ए क्रॉस ए। ठीक है, जो किस तरह से बनेगा, 1, 1, 1, 2, 1, 3, फिर उसके बाद 2, 1, 2, 2, 2, 3, उसके बाद 3, 1, 3, 2 और 3, 3। ठीक है, ये सब इसके ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आ जाएंगे। तो जो रिलेशन होता है, रिलेशन क्या होता है, इसी के जो सबसेट हैं, जैसे यहां पे कितने एलिमेंट आए आपके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए इज, 3 एलिमेंट थे यहां पर, तो 3 × 3 दैट इज 9, 9 एलिमेंट इसके अंदर आ गए। अब नंबर ऑफ सबसेट का हमारे पास फॉर्मूला है, नंबर ऑफ सबसेट का जो फॉर्मूला है वो क्या बनता है हमारे पास, 2 to the power 9, यानी इतने इसके सबसेट बनेंगे, और यही हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस भी बनेंगे। ठीक है, ये सब हम 11th क्लास में कर चुके हैं। तो यहां पे हमें क्या करना है, रिलेशन के अंदर मेनली आपसे जो पूछा जाएगा, यहां पर टाइप्स ऑफ रिलेशंस में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम यहां पे देखते हैं कि आपके पास जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं। दूसरा हमारे पास होता है सिमेट्रिक है या नहीं। ठीक है, और थर्ड हमारे पास होता है कि रिलेशन इज ट्रांजिटिव और नॉट। ठीक है, कि रिलेशन आपका ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो तीनों की कंडीशन है, हमें तीनों की कंडीशन ध्यान रखनी है, और वो कंडीशन हमें चेक करनी है। अगर हम ये कहते हैं, जैसे सेट ए मेरे पास है, ये सेट ए है मेरे पास, ठीक है, इसके अंदर 1, 2 और 3 है, ऐसी दूसरा सेट भी मेरे पास 1, 2 और 3 है। अगर हम ये कहते हैं कि 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 2 और 3 इज रिलेटेड टू 3, इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। इनके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए आपके पास, 1, 1 से रिलेटेड, 2, 2 से और 3, 3 से, यानी सेट ए का हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ set A is related to itself। ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव में क्या अंतर है, आइडेंटिटी रिलेशन में इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, 1, 1 से रिलेटेड, 2, 2 से और 3, 3 से, यानी सेट ए का हर एलिमेंट सिर्फ खुद से रिलेटेड हो, उसके अलावा किसी से रिलेटेड ना हो, तो हम उसे क्या कह देते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन कह देते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। लेकिन अगर इसके अलावा भी कुछ हो, मतलब ये तीनों तो मिलने चाहिए, है ना, यानी सेट ए का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, उसके अलावा भी वो किसी से रिलेटेड हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि ए इज रिलेटेड टू, 1 इज रिलेटेड टू 2 या 3 इज रिलेटेड टू 2, ये भी कुछ एक्स्ट्रा आपको मिल सकता है। ठीक है, तो यानी अगर ऐसा हो जाए ए, बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इसे हम कहते हैं ए इज रिलेटेड टू ए। अगर सपोज कहीं पे ऐसा कुछ होता है कि अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं कि सपोज 4, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या होता है, 4 इज नॉट रिलेटेड टू 4, नॉट रिलेटेड टू 4, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, 4R4, और यहां पे हम एक क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, और अगर रिलेटेड है, जैसे 1 इज रिलेटेड टू 1, तो 1, 1 बिलोंग्स टू आर, आप ऐसे लिख सकते हो, और 1 ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1R1, 1 इज रिलेटेड टू 1। ठीक है, तो अगर रिफ्लेक्सिव है तो आप क्या लिखोगे, a, बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी a बिलोंग्स टू सेट ए, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू सेट ए।
ठीक है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, अगर सेट ए का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, बाकी वो दूसरे से रिलेटेड होना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खुद से अगर वो रिलेटेड है तो आप बोलोगे कि वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिमेट्रिक। यहां पे क्या कंडीशन है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, है ना, अगर ए कॉमा बी आर को बिलोंग करता है, रिलेशन आर का पार्ट है ये ऑर्डर्ड पेयर, तो उसके बाद आप ऐसे लिखोगे देन बी कॉमा ए मस्ट बी रिलेटेड टू आर। ठीक है, तो क्या इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर ए आर बी है, इफ ए आर बी यानी ए इज रिलेटेड टू बी, देन बी शुड बी रिलेटेड टू ए, तभी आप बोलोगे कि वो सिमेट्रिक है। ठीक है ना, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या हो गई, अगर आप ये कह रहे हो कि यहां पे हमारे पास 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, है ना, अगर a, b है तो b, a होना चाहिए, तभी आप क्या बोलोगे कि वो सिमेट्रिक है। इसी तरह से आप ट्रांजिटिव चेक करते हो, इफ a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r। ठीक है, ये दो ऑर्डर्ड पेयर आपके हो गए, a, b, c वो रिलेशन का पार्ट है, देन a, c शुड बी द पार्ट ऑफ द रिलेशन, है ना। तो अगर a, b रिलेशन का पार्ट है, b, c रिलेशन का पार्ट है, तो a, c भी आपका क्या होगा, रिलेशन का पार्ट होगा। तो हम उसे क्या बोल देंगे कि हमारा जो रिलेशन है वो कैसा है, ट्रांजिटिव है। अब इसमें ध्यान रखना, यहां पे जो एक गलती करते हैं सब लोग, क्या करते हैं कि अगर एक बहुत छोटी सी चीज हमें याद रखनी है, आप ट्रांजिटिव कब बोलोगे कि वो ट्रांजिटिव है और कब बोलोगे ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव नहीं है आप सिर्फ तभी बोलोगे अगर आपके ये दोनों पेयर हैं और उसके बाद ये पेयर नहीं है, तभी वो ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा है कि पहला और दूसरा पेयर है बट ये a, c मुझे नहीं मिला, जैसे एक एग्जांपल अगर मैं लूं कि 1,2 है, 2,3 है, बट 1,3 नहीं है, तो हम बोलेंगे नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तभी बोला जाएगा कि वो ट्रांजिटिव नहीं है। इसके अलावा जो भी केसेस है वहां पे ट्रांजिटिव बनेगा। सपोज मैं ये कहता हूं 1,2 है बट 2,3 नहीं है, तो आप 1,3 नहीं देखोगे और वो ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, अगर a, b है, b, c है और a, c है, वो ट्रांजिटिव होगा। अगर a, b आपको मिल गया बट b, c नहीं है, दोनों पेयर का होना जरूरी है। इफ वाला पार्ट आपका पूरा होना चाहिए आपके रिलेशन के अंदर। अगर ये दोनों है तभी आप इसे चेक करोगे, और अगर तब ये हुआ तो ट्रांजिटिव, वरना नहीं है ट्रांजिटिव। ठीक है, तो आपके पास क्या होने चाहिए, दोनों पेयर। इफ वाले पार्ट जो हमें गिवन है यहाँ पे a, b और b, c दोनों रिलेशन का पार्ट होंगे, तभी आप a, c चेक करोगे, वरना a, c चेक नहीं किया जाएगा और वो ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं 1,2 है ना, और इसके अलावा कुछ नहीं है, सपोज मैं ये बोल दूं कि मेरे पास एक रिलेशन है R1 जिसके अंदर ऐसे लिखा हुआ है 1,2 है मेरे पास, ये ट्रांजिटिव है क्योंकि इसमें दूसरा पेयर ही नहीं है, तो आप चेक कैसे करोगे, है ना, इसमें दूसरा पेयर ही नहीं है तो आप चेक कैसे करोगे, तो वो ट्रांजिटिव माना जाएगा। ठीक है, इसमें कई लोग गलती कर जाते हैं, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे हमारे कोर्ट्स के अंदर होता है ना कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, है ना, ऐसे होता है ना, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक कि आप किसी को साबित ना कर दो कि ये गुनहगार है, तब तक वो इनोसेंट ही माना जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से जब तक आप ये प्रूव ना कर दो कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, तब तक वो ट्रांजिटिव माना जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब यहां से क्या होता है कि अगर, है ना, जो हमारा मेनली क्वेश्चन आता है वो आता है इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर, इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर। अब अगर हमने चेक किया, है ना, और कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों है,
है ना, ट्रांजिटिव भी है। अगर ये तीनों है तो आप बोल दोगे कि वो रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है ना, वो कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तीनों होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो आप बोल दोगे कि वो कैसा रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो जैसे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, ठीक है, ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, और एक रिलेशन डिफाइंड है आर। वो रिलेशन इस तरह से डिफाइंड है कि ट्राइंगल 1 कॉमा ट्राइंगल 2 ये ऑर्डर्ड पेयर होंगे सच दैट ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2। ठीक है, अब इसमें हमें ये ध्यान रखना, जब रिलेशन डिफाइंड है तो आप ऐसे समझो, अगर ये कंडीशन है, ऐसे समझ लो, ये एक कंडीशन है ना, ये कंडीशन है इस रिलेशन का पार्ट बनने के लिए कि अगर मुझे रिलेशन आर के अंदर जाना है, ठीक है, यहां पे मुझे एक ये ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, तो मुझे ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। अगर मैं कहता हूं मेरे पास ट्राइंगल 1 है, ट्राइंगल 2 है, ट्राइंगल 3 है, ट्राइंगल 4 है, तो रिलेशन का पार्ट सिर्फ वही ट्राइंगल्स बनेंगे जो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं T1, T2 और T3, T4 ये दो ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन के अंदर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि T1 और T2 क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट रहे होंगे, तभी इस रिलेशन का पार्ट है। T3, T4 भी कॉन्ग्रुएंट रहे होंगे, तभी इस रिलेशन का पार्ट बने। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो इस रिलेशन का पार्ट है, और अगर इस रिलेशन का पार्ट है तो ये कंडीशन ट्रू है, तो बोथ वेज ये ट्रू होगा, दोनों साइड से कंडीशन ट्रू होगी कि अगर ये कंडीशन ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2 मिल जाती है तो वो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा इस रिलेशन के अंदर। अगर आप इसके उल्टा भी आप देख सकते हो कि अगर कोई भी इस रिलेशन का पार्ट है ना, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर, तो इसका मतलब ये है कि जो दोनों ट्राइंगल रहे होंगे वो आपस में कॉन्ग्रुएंट रहे होंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें ये चेक करना है इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है या नहीं बनता है ना। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं, है ना, रिफ्लेक्सिव है या नहीं रिलेशन। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। ठीक है, तो मैंने लिख लिया लेट ट्राइंगल T बिलोंग्स टू ए, है ना, सेट ए का पार्ट है ये ट्राइंगल T, ये सेट ए का पार्ट है, यानी कि प्लेन के अंदर जितने भी ट्राइंगल हैं उन्हें ये T रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे ये बताओ क्या ट्राइंगल T कॉन्ग्रुएंट होगा खुद के, हर ट्राइंगल अपने खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है ना। आप एक ट्राइंगल लो, उसी के ऊपर सेम ट्राइंगल को आप ओवरलैप करा दो, एग्जैक्टली सेम ट्राइंगल बनेगा, तो क्या हो गया, वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं जैसे हम वहां पे लिख रहे हैं कि ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, सेम ट्राइंगल है ना। तो T1 लिख लो या T लिख लो, जो भी आपको लिखना है। ठीक है, तो T इज कॉन्ग्रुएंट टू T, यानी ये कंडीशन अगर ट्रू है तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, ये कंडीशन अगर ट्रू है तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, इसका मतलब T, T एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा जो रिलेशन का पार्ट होगा, है ना। T, T बिलोंग्स टू R, कि अगर कोई ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट है तो वो एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी की उसने कंडीशन ट्रू रखी है। यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू है कि T इज कॉन्ग्रुएंट टू T, तो इसका मतलब वो रिलेशन के अंदर रहेगा। फॉर एवरी T बिलोंग्स टू A, सेट A का हर एलिमेंट यानी कि हर एक ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट है तो वो रिफ्लेक्सिव हो गया, है ना। तो क्या लिख देंगे, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। हमारी रिफ्लेक्सिव होने की जो कंडीशन है ना, वो ट्रू हो गई, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, हमें देखना था सिमेट्रिक है या नहीं, है ना। तो सिमेट्रिक में क्या होता है, आपको पहली कंडीशन गिवन होगी, है ना। जो इफ वाला पार्ट होता है हमारे पास क्या होता है, इफ अगर मैं यहां पे दो ट्राइंगल लेता हूं, ट्राइंगल 1 कॉमा ट्राइंगल 2, ये रिलेशन का पार्ट है, ये रिलेशन का पार्ट है, तो आपको प्रूव क्या करना है कि ट्राइंगल 2 और ट्राइंगल 1 भी रिलेशन का पार्ट होंगे। तो देखना, अगर ये गिवन है मुझे, ये रिलेशन का पार्ट है, अगर रिलेशन का पार्ट है इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू रही होगी तभी ये रिलेशन का पार्ट है। ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2, है ना, ये ट्रू रहा होगा।
क्योंकि ये रिलेशन का पार्ट है। हमने यहाँ पे देखा था अगर कोई रिलेशन का पार्ट है तो ये कंडीशन ट्रू करके आया होगा, है ना। तो अगर हमें ये गिवन है इफ ट्राइंगल 1 इज ट्राइंगल 1 कॉमा ट्राइंगल 2 बिलोंग्स टू आर, ट्राइंगल 1 इज रिलेटेड टू ट्राइंगल 2, तो इसका मतलब वो दोनों कॉन्ग्रुएंट रहे होंगे। तो आप इसे उल्टा करके भी लिख सकते हो, ट्राइंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 1, आप ऐसे भी लिख सकते हो। और अगर ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 1 के कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब इसने कंडीशन को ट्रू किया है, और ये अगर कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा इस रिलेशन के अंदर, बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ट्राइंगल 1 कॉमा ट्राइंगल 2 बिलोंग्स टू ए। हर एक ऑर्डर पेयर के लिए वैलिड रहेगा। तो आपने देखा ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 रिलेशन का पार्ट है और ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 1 भी रिलेशन का पार्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम बोलेंगे यहां पे कि इट इज सिमेट्रिक, है ना। ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया है, ठीक है। तो ये आपको क्या मिला, यहां पे सिमेट्रिक भी मिल गया। इसके बाद क्या करेंगे, थर्ड ट्रांजिटिव चेक करेंगे कि ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव में क्या होता है, इफ वाला पार्ट हमें गिवन होगा, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, इफ ट्राइंगल 1 कॉमा ट्राइंगल 2 बिलोंग्स टू आर, पहले दो पेयर होने चाहिए, एंड ट्राइंगल 2 कॉमा ट्राइंगल 3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो पहले दो पेयर होने चाहिए। अब आप थर्ड पेयर के लिए चेक करोगे 1,3 भी क्या रिलेशन का पार्ट है या नहीं है। तो देखना अगर ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 रिलेशन का पार्ट है, इसका मतलब क्या हुआ, ट्राइंगल 1 मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2, एंड अगर ट्राइंगल 2 और ट्राइंगल 3 रिलेशन का पार्ट है तो क्या हम लिख सकते हैं ट्राइंगल 2 मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 3, ठीक है। और मैं दोनों इक्वेशन को अगर देखता हूं फर्स्ट और सेकंड को, तो क्या मुझे ये मिल जाता है, ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2 एंड ट्राइंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 3। इसका मतलब ट्राइंगल 1 भी ट्राइंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट होगा। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या हम लिख सकते हैं ट्राइंगल 1 कॉमा ट्राइंगल 3 ये भी रिलेशन का पार्ट बनेंगे। और अगर ये रिलेशन का पार्ट बनेंगे तो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है, ट्राइंगल 1 कॉमा ट्राइंगल 2 बिलोंग्स टू आर, यानी ट्राइंगल 1 इज रिलेटेड टू ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 2 इज रिलेटेड टू ट्राइंगल 3 एंड ट्राइंगल 1 इज रिलेटेड टू ट्राइंगल 3। इसका मतलब इसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ट्राइंगल 1 इज रिलेटेड टू ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 2 इज रिलेटेड टू ट्राइंगल 3 एंड triangle 1 is related to triangle 3, hence it is transitive, है ना। ये ट्रांजिटिव हो गया। और अगर ये ट्रांजिटिव हो गया है, अगर ये ट्रांजिटिव हो गया है तो आप क्या लिख दोगे, दिस रिलेशन R is reflexive, symmetric and ट्रांजिटिव। तीनों हो गया ना, तो हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये एक यहां पे मैं क्या दिया हुआ है कि a कॉमा बी रिलेशन का पार्ट होगा अगर a माइनस बी इवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहां पे रिफ्लेक्सिव है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं, और सिमेट्रिक है, यानी तीनों देखेंगे। अगर तीनों है तो इक्विवेलेंस है, वरना नहीं है। और रिलेशन डिफाइंड है आपका z के ऊपर, इसका मतलब आपका पहला सेट भी z होगा, दूसरा सेट भी z होगा, दोनों इंटीजर्स होंगे। तो हम रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं या नहीं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए हम देख रहे हैं कि कोई भी एक हमने a एलिमेंट ले लिया जो कि z का पार्ट है, कोई भी एक इंटीजर ले लिया, और अगर मैं उस इंटीजर को खुद से माइनस कर दूं तो 0 आता है, जो कि एक इवन नंबर है ना। इसका मतलब अगर a माइनस ए इज इवन तो a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, है ना। यही तो हमारी कंडीशन है कि अगर a कॉमा ए इज a माइनस ए इज इवन तो a कॉमा ए रिलेशन का पार्ट होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव आ गया, ठीक है, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू z। सेकेंड हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि a कॉमा बी आपका रिलेशन का पार्ट है। अब आपको चेक करना है b कॉमा ए रिलेशन का पार्ट होगा नहीं होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर a कॉमा बी रिलेशन का पार्ट है तो a कॉमा बी इज इवन, और a कॉमा बी अगर इवन है, सॉरी a माइनस बी अगर इवन है
तो हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, आप दोनों साइड माइनस की मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाता है b माइनस ए इज इक्वल टू -2k। ठीक है, तो b माइनस ए भी क्या हो गया, इवन हो गया, क्योंकि वो भी 2 का मल्टीपल आ रहा है। ठीक है, तो b माइनस ए इज इवन, b माइनस ए इज इवन। और अगर b माइनस ए इवन है तो b कॉमा ए इज रिलेटेड टू r। ठीक है, बिलोंग्स टू r, b इज रिलेटेड टू a। ठीक है, तो a कॉमा बी आपके रिलेशन का पार्ट है और b कॉमा ए भी रिलेशन का पार्ट है, तो क्या लिख दोगे आप, हैंस इट इज सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, आपको सिमेट्रिक भी मिल गया। उसके बाद आप चेक करोगे ट्रांजिटिव है या नहीं, है ना, ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो उसके अंदर हम क्या देखेंगे कि आपके पास पहले दो पेयर होने चाहिए, ए कॉमा बी शुड बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो ए कॉमा बी आर से बिलोंग करता हो, बी कॉमा सी रिलेशन का पार्ट हो, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए, तब आप चेक करोगे ए कॉमा सी है या नहीं है। ठीक है, तो अगर ए कॉमा बी आर का पार्ट है तो हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इज इवन, ये इवन होना चाहिए। ऐसे ही बी माइनस सी भी इवन होना चाहिए। और अगर ये इवन है तो क्या हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 2, तो मैं 2k1 लिख लेता हूं इसे, एंड b माइनस सी इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 2, 2k2 लिख सकते हैं हम इसे। अब क्या करें, मुझे a और c में रिलेशन चाहिए तो मैं दोनों को ऐड कर देता हूं। तो a माइनस बी, लेफ्ट हैंड साइड दोनों के ऐड कर लिए मैंने, राइट हैंड साइड भी मैंने दोनों के ऐड कर दिए। तो यहां से आप देखोगे कि ये कैंसिल हो गया और a माइनस सी जो है आपका वो भी क्या आ गया, 2k1 प्लस k2 को मैं एक कैपिटल K लिख देता हूं, तो ये भी क्या आ गया, a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 2 और a माइनस सी इज इवन। a माइनस सी भी क्या हो गया है, इवन हो गया है। ठीक है, और a माइनस सी अगर इवन हो गया है तो a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। तो अब आप देख रहे हो a कॉमा बी और b कॉमा सी रिलेशन का पार्ट है और a कॉमा सी भी रिलेशन का पार्ट है, तो हम लिख देंगे हेंस इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, अब रिलेशन आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। ठीक है ना, तो रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, hence it is इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया क्योंकि तीनों है ना, ये आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड के अंदर। आपको एक सेट दिया हुआ है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये एलिमेंट्स हैं और एक रिलेशन R है जो A कार्टेशियन A के ऊपर डिफाइंड है। और रिलेशन इस तरह से डिफाइंड है कि ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा B और ऑर्डर्ड पेयर C कॉमा D। ठीक है, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन होगी कि जो दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज हैं A और D उनका सम है ना, लेफ्ट हैंड साइड ये रहा, उनका सम बराबर होना चाहिए बाकी जो दो वैल्यूज बची है अंदर वाली B और C के। ठीक है, तो एक्सट्रीम वैल्यूज का सम बराबर हो मीन वैल्यूज के, बाहर वाली दोनों टर्म्स जो वैल्यूज हैं दोनों का सम बराबर होना चाहिए अंदर वाली दोनों जो वैल्यूज हैं उनके। ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये रिलेशन का पार्ट होंगे, अगर ये रिलेशन का पार्ट है तो ये कंडीशन ट्रू होगी। ये जो एरो लगा हुआ है दोनों साइड वाला, ठीक है, ये आपको यही बता रहा है कि बोथ वेज ट्रू है। अगर ये कंडीशन हो जाए तो रिलेशन का पार्ट होगा, अगर रिलेशन का पार्ट है तो ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, फॉर ऑल A कॉमा बी एंड C कॉमा डी बिलोंग्स टू A कार्टेशियन A। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है और आपको इक्विवेलेंस क्लास भी इसकी बतानी होगी 2,5 की। ठीक है, तो वो भी लास्ट में देखेंगे इक्विवेलेंस क्लास, पहले हम देख लेते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, रिफ्लेक्सिव चेक करोगे है या नहीं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, अब यहां पे आप देखो आपको कंडीशन क्या दी है, A प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो हमें यहां क्या चेक करना होगा कि A कॉमा बी जो ऑर्डर्ड पेयर है क्या वो खुद से रिलेटेड है या नहीं, है ना, A कॉमा बी इज रिलेटेड टू A कॉमा बी, ये आपको चेक करना होगा। तो ये आप कैसे चेक करोगे, इसके लिए कौन सी कंडीशन मुझे मिलनी चाहिए, तो मैं पहले वो कंडीशन लिख लेता हूं। बाहर की दोनों वैल्यूज मतलब A प्लस बी और अंदर की दोनों वैल्यूज B प्लस A, अगर ये दोनों बराबर आ गए, है ना, अगर ये मुझे कंडीशन बराबर मिल गई तो ये ट्रू हो जाएगा।
ठीक है ना। अगर ये कंडीशन किसी तरह से हम ये प्रूव कर दें कि ये जो कंडीशन है ये सही है, ये हम प्रूव कर दें, तो यहां से मुझे ये पार्ट मिल जाएगा। तो हम इसे क्या करते हैं, हम सीधे लिख देते हैं a प्लस बी। क्या a प्लस बी के बराबर होगा या नहीं होगा? होता है, ठीक है। अब मुझे ये चाहिए कि a प्लस बी बी प्लस ए के बराबर होगा या नहीं होगा? होगा बिल्कुल, है ना। क्यों? क्योंकि एडिशन क्या होता है, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है। दूसरा, उसके बाद आप क्या करोगे, अब ये कंडीशन मुझे मिल गई, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि a कॉमा बी इज रिलेटेड टू a कॉमा बी, है ना। क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई, देखो यही तो कंडीशन मुझे बनानी थी, है ना। इसमें हम क्या है, हम पहले से लिख लेंगे कि हमें क्या प्रूव करना है। तो ये कंडीशन मुझे बनानी थी, वो कंडीशन मैंने बना दी। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब ये रिलेटेड है ना। तो इस यहां से हमें क्या मिल गया, ये रिफ्लेक्सिव मिल गया, ठीक है। दूसरा हमें क्या देखना है, दूसरा हमें देखना है कि सिमेट्रिक है या नहीं, है ना। सेकंड इज सिमेट्रिक, कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, आपको मिलेगा ऐसे ए बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी, ठीक है, ये है। और प्रूव क्या करना है, अगर मुझे ये सिमेट्रिक प्रूव करना है तो मुझे प्रूव करना होगा कि सी कॉमा डी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए कॉमा बी, ये मुझे प्रूव करना है। और अगर मुझे ये प्रूव करना है तो इसके लिए मैं कंडीशन बना लेता हूं कि मुझे कंडीशन क्या प्रूव करनी होगी। बाहर की जो दोनों वैल्यूज हैं सी और बी, इनका सम बराबर आना चाहिए अंदर की जो दोनों टर्म्स हैं डी प्लस ए के। अगर मैं ये कंडीशन प्रूव कर पाया तो मैं ये प्रूव कर पाऊंगा कि ये भी रिलेटेड है। अब ये कंडीशन कैसे प्रूव करी जाएगी, पहले तो जो मुझे गिवन है मैं उससे कंडीशन लिख लेता हूं। क्या है मेरे पास, a प्लस डी इज इक्वल टू, अंदर वाली वैल्यूज हैं b प्लस सी, ये दोनों बराबर हैं। अब b प्लस सी लेफ्ट साइड चाहिए तो हम इसे लिख सकते हैं ऐसे, b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस डी, है ना। दोनों की आपने साइड चेंज कर दी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको चाहिए c प्लस बी चाहिए, है ना। b प्लस सी की जगह आप c प्लस बी बिल्कुल लिख सकते हो, बिकॉज एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। और यहां पे आपको क्या चाहिए, d प्लस ए चाहिए, ये भी लिखा जा सकता है ना, बिकॉज एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, आप a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, एक ही बात होती है, ठीक है ना, है ना। तो यहां से मैंने ये कंडीशन प्रूव कर दी, कंडीशन प्रूव कर दी कि जो एक्सट्रीम बाहर वाली वैल्यूज हैं उनका सम अंदर वाली वैल्यूज के बराबर होगा। तो आप लिख दो इसे कि c कॉमा डी इज रिलेटेड टू a कॉमा बी, है ना। ये हमें मिल गया यहां से। तो a कॉमा बी इज रिलेटेड टू c कॉमा डी और c कॉमा डी इज रिलेटेड टू a कॉमा बी, तो सिमेट्रिक भी हो गया, है ना। इसमें आप क्या करो, पहले लिख लो कि आपको क्या कंडीशन बनानी है, उसके अकॉर्डिंग आप वो कंडीशन बनाओ फिर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड, हमें देखना है कि ट्रांजिटिव है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या देखेंगे, आपके पास ए बी इज रिलेटेड टू सी डी गिवन है, एंड एक और चीज आपको गिवन है कि सी कॉमा डी इज रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, ये आपको गिवन है, ठीक है, ये आपको गिवन है। प्रूव क्या करना है मुझे, अगर ट्रांजिटिव प्रूव करना है तो मुझे ये प्रूव करना होगा कि ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, है ना, ये इसके बराबर है, ये आपको प्रूव करना होगा। और अगर ये प्रूव करना है तो मुझे कंडीशन क्या बनानी पड़ेगी, कंडीशन बनानी पड़ेगी बाहर वाली वैल्यूज यानी ए प्लस एफ बराबर आना चाहिए बी प्लस ई के। तो आपको ये बनाना है ना। अगर मैं किसी तरह से ये बना पाया तो जो मुझे प्रूव करना है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहां से बनाएंगे, तो देखना ये आपको गिवन है कि ये रिलेटेड है, ये रिलेटेड है, तो इनके लिए आप क्या लिखोगे, एक्सट्रीम वैल्यूज बाहर वाली वैल्यूज क्या है, a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, यहां से आपको ये मिला। और दूसरे से आपको क्या मिलेगा, c प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई। अब हमें क्या चाहिए, a प्लस एफ चाहिए, है ना, a प्लस एफ चाहिए। तो इसके लेफ्ट साइड में a है और इसके लेफ्ट साइड में f है, तो ऐड कर दो, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दो, दोनों के राइट हैंड साइड को भी ऐड कर दो। तो a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब देख लो क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहां पे, है ना, d कैंसिल हो जाएगा और c कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या चाहिए था, a प्लस एफ चाहिए था, किसके बराबर, b प्लस ई, हमें ये मिल गया है
है ना, ये मिल गया। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं अब कि a कॉमा बी मस्ट बी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि a कॉमा बी इज रिलेटेड टू c कॉमा डी है और c कॉमा डी रिलेटेड टू ई एफ है, और हमारा तीसरा पेयर भी बन जाता है। तो हैंस इट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हो गया। तो अगर रिलेशन तीनों है, तो अगर रिलेशन तीनों है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो हम कह सकते हैं इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमसे इसमें ये पूछा गया था कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, तो हम यहीं पे से थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2,5 की मुझे इक्विवेलेंस क्लास बतानी है। ऑल्सो ऑब्टेन्ड इक्विवेलेंस क्लास डिटरमाइंड बाय 2,5। इस ऑर्डर्ड पेयर से जो भी इक्विवेलेंस क्लास बनेगी, है ना, हमें सिंपल यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास में क्या निकालना होता है कि इससे कौन कौन रिलेटेड है ना, 2,5 से कौन कौन रिलेटेड है ये निकालना है। तो देखना मेरे पास जैसे कंडीशन ये दिया हुआ है कि a कॉमा बी इज रिलेटेड टू c कॉमा डी है, ठीक है, a कॉमा बी इज रिलेटेड टू c कॉमा डी है। तो इसका मतलब उसने ये वाली कंडीशन फॉलो की होगी, ठीक है। अब मेरे से बोला जा रहा है 2,5 से कौन कौन रिलेटेड है, तो मैं a कॉमा बी की जगह 2,5 रख लेता हूं, इज रिलेटेड टू c कॉमा डी। तो इसका मतलब मुझे किस किस चीज की वैल्यू दी हुई है, a और b की वैल्यू दी है। तो a की जगह मैंने रख दिया है 2 और b की जगह मैंने रख दिया है 5। तो क्या हम यहां से ऐसे लिख सकते हैं इसे कि d माइनस सी इज इक्वल टू 5 माइनस 2। तो d माइनस सी इज 3, है ना, d माइनस सी इज 3। तो वो सारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे जिसमें सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3 बन रहा होगा, है ना, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3 बन रहा होगा। तो अगर मुझे 2,5 की इक्विवेलेंस क्लास लिखनी है ना, तो सेट में मुझे जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1 से लेके 9 तक, तो आप देखो किस किस का डिफरेंस 3 बन जाएगा। जैसे अगर हम लिखें, ठीक है, जैसे अगर हम लिखें कि ठीक है, जैसे हम यहां से ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि d इज इक्वल टू 3 प्लस सी, d इज इक्वल टू 3 प्लस सी। सी क्या है, मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट आप रखते चले जाओ कि जैसे अगर मैं सी रख देता हूं 1, तो d क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं सी रख देता हूं 2, तो d कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। c अगर रख देते हैं हम 3, तो d कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। c अगर हम रखते हैं 4, तो d कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। c अगर हम रखते हैं 5, तो d कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और अगर हम c रख लेते हैं 6, तो d हो जाएगा 9 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये सारे आपके ना ऑर्डर्ड पेयर ऐसे बनेंगे। एक हम सेट बना लेंगे इसका कि 2, 5 का इक्विवेलेंस क्लास, तो ऐसे लिखा जाता है 2,5 मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर है, और इसे हम क्या करते हैं, इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं अगर मुझे इसकी इक्विवेलेंस क्लास लिखनी होती है। तो इसका एक सेट बन जाएगा। क्या बना सेट, 1,4 एक ऑर्डर्ड पेयर, 2,5 एक ऑर्डर्ड पेयर, उसके बाद 3,6 एक ऑर्डर्ड पेयर है, 4,7 एक ऑर्डर्ड पेयर है, 5,8 एक ऑर्डर्ड पेयर है, और 6,9 एक ऑर्डर्ड पेयर है। क्योंकि अगर इसके बाद आप वैल्यू लेते हो तो हमारे पास जो सेट है उसके अंदर 10 नहीं है, 9 तक है सिर्फ। तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर इसके बन जाएंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंस क्लास को निकाल लेते हैं। ये हमारी क्या बन जाएगी, इक्विवेलेंस क्लास बन जाएगी। ये ऑर्डर्ड पेयर सब इक्विवेलेंस क्लास के अंदर आ जाएंगे। फंक्शंस, तो फंक्शंस के अंदर क्या होता है, पहले सिंपल इसकी डेफिनेशन है कि सपोज मेरे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है। यहाँ पे कुछ भी आपके पास एलिमेंट्स हैं ए बी सी करके, और यहाँ पे भी आपके पास कुछ भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन जो हमने 11th क्लास में पढ़ी है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही डेफिनेशन हम यहाँ पे देखेंगे कि सेट ए के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए must have an image, must have an image,
उसकी इमेज होनी चाहिए, है ना, इमेज होनी चाहिए मतलब उससे एरो जा रहा हो, ऐसे करके एरो जा रहा हो ना, किसी के भी ऊपर एरो जा रहा हो। दूसरा यूनिक इमेज होनी चाहिए, है ना, यूनिक इमेज होनी चाहिए। जैसे आप ऐसे समझ लो कि अगर मैं एक फंक्शन लिख रहा हूं, वहां पे जब आप इनपुट डालो ना, सपोज मैंने ए इनपुट डाला तो मुझे एक ही आंसर मिले, है ना, जैसे यहां पे मुझे 1 मिला है। अगर मैंने बी इनपुट किया तो मुझे एक आंसर मिला है 2, मैंने सी इनपुट किया तो मुझे एक आंसर मिला है 2। ऐसा ना हो कि सपोज मैं ऐसे लिख दूं इसे कि यहां से सी से मैंने 3 के ऊपर भी डाल दिया, तो अब देखो यहां से ना एक एम्बिग्युइटी आ गई, कंफ्यूजन आ गया कि अगर आपने सी इनपुट किया तो सी इनपुट करके आपको 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है ना, तो ये फंक्शन नहीं रहेगा। ये चीज क्लियर है कि अगर आपको ये देखना है कि ये फंक्शन है या नहीं, है ना, फंक्शन है या नहीं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट की, सेट ए के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज हो, है ना। कोई भी ऐसा इनपुट आप दो जिससे कि आपको एम्बिग्यूअस आंसर्स मिले, एक से ज्यादा आंसर आ जाए, कंफ्यूजन हो जाए कि क्या आंसर देना है, तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि सेट ए के हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज हो, एग्जैक्टली वन इमेज, या हम कह सकते हैं यूनिक इमेज होनी चाहिए। और सबकी इमेज होनी चाहिए, यानी सबसे आप ऐसे देख लेना कि सबसे एरो जा रहा हो, और यूनिक इमेज होनी चाहिए कि कोई भी आपको किसी से भी 2 एरो ना जा रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक फंक्शन की डेफिनेशन हो जाती है यहाँ पे। अब जो सेट ए का पार्ट होंगे जिससे कि एरो जा रहा होगा वो बनेगा डोमेन, है ना। अगर मुझे इसकी डोमेन लिखनी हो तो क्या होगी, एबीसी। अगर मुझे इसकी रेंज लिखनी है, रेंज क्या होगा, जिसके ऊपर एरो जा रहा है ना, तो किस किस के ऊपर जा रहा है, 1 2 3 के ऊपर एरो जा रहा है ना। तो ये क्या बन गई, रेंज हो गई। और जो सेट बी होता है ना, सेट बी, उसे हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो यहां पे जो हमारी कोडोमेन है, कोडोमेन भी क्या होगी, 1 2 3 होगी, ये आपकी कोडोमेन हो गई। तो डोमेन आ गया, रेंज आ गया और कोडोमेन आ गया। अगर मैं रेंज वाले एलिमेंट्स को देखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसे, 1 इज द इमेज ऑफ ए। 1 ए की इमेज है ना। 1 को हम क्या लिखेंगे, ए की इमेज लिखेंगे। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज द प्री इमेज, है ना, प्री इमेज ऑफ 1, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये सब हम अभी आगे यूज करेंगे, इसलिए थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन में मैंने ये बता दिया है। अब यहां पे क्या होगा कि आपके पास ना फंक्शंस के भी टाइप होंगे, कि सपोज मेरे पास जो फंक्शन है वो हो सकता है कि वो 1 1 हो सकता है कि वो मैनी 1 हो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि वो 1 1 हो, जिसे कि हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, इंजेक्टिव। और हो सकता है कि वो मैनी 1 हो, ठीक है। तो उसके बाद आप देखोगे कि फंक्शन 1 1 है, मैनी 1 है। और फंक्शन में और भी क्या टाइप्स हैं हमारे पास, कि वो इनटू हो सकता है और ऑन टू हो सकता है ना। सेम मैनी 1 के अंदर भी इनटू हो सकता है और ऑन टू हो सकता है। ऑन टू को जो हम कहते हैं वो कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन। अब हम इसे ऐसे भी डिवाइड कर सकते थे कि पहले मैंने डिवाइड कर लिया कि फंक्शन इनटू ऑन टू होगा, और इनटू ऑन टू के अंदर मैं डिवीजन कर लेता कि 1 1 मैनी 1 होंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हो कि फंक्शन है मेरे पास, है ना, वो इनटू हो सकता है, ऑन टू हो सकता है, और इनके अंदर हम लिख दें कि 1 1 है और मैनी 1 है। सेम यहाँ पे 1 1 है और मैनी 1 है, ऐसे भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एक एक इनके टाइप्स देख लेते हैं कि ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पर वो एरो डायग्राम बना लेता हूँ दोबारा से, है ना। ये मेरे पास एक सेट ए है, ये सेट बी है, यहाँ पे मेरे पास है सपोज ए बी और सी, और यहाँ पे है 1 2 3। अगर मैं 1 1 देख रहा हूं, है ना, 1 1, तो हर एक एलिमेंट से इस तरह से एक एलिमेंट रिलेटेड होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना, 1 1 बना। अभी इनकी कंडीशन भी हम देखेंगे कि क्या कंडीशन होती है। अब मैनी 1 क्या होगा, मैनी टू 1, है ना, मैनी टू 1। और फंक्शन की जो कंडीशन है ना,
वो वायलेट नहीं होनी चाहिए, जो डेफिनेशन है ना फंक्शन की वो वायलेट नहीं होनी चाहिए, ऐसे लिखा हुआ है। तो यहां पे देखना क्या होगा कि सपोज मैं ऐसे लिख दूं कि a इज रिलेटेड टू 1, b इज रिलेटेड टू 1 और c इज रिलेटेड टू 2, ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या दिख रहा है कि जब हम a इनपुट कर रहे हैं तो हमें 1 मिल रहा है, और b इनपुट कर रहे हैं तब भी हमें 1 मिल रहा है। मैनी टू 1 है ना, कि एरो, एक से ज्यादा एरो किसी एक एलिमेंट के ऊपर सेट b में आ रहे हैं तो वो मैनी 1 फंक्शन बनेगा। ठीक है, तो 1 1 और मैनी 1। अब देखो कंडीशन हम क्या कैसे देखेंगे, अगर 1 1 है तो हम ऐसे लिखते हैं, कंडीशन क्या होगी, fx1 इज इक्वल टू fx2 है ना, fx1 इज इक्वल टू fx2 है, देन x1 इज इक्वल टू x2 होना चाहिए, तो वो 1 1 होगा, एल्स मैनी 1 होगा। ठीक है, यहां पे देखो आपके पास एफ ए की वैल्यू एफ बी के बराबर है, दोनों की वैल्यू 1 है, बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए और बी बराबर नहीं है तो वो मैनी 1 फंक्शन हो गया। अगर ए और बी बराबर होते तो 1 1 फंक्शन हो जाता। क्वेश्चन के साथ भी करेंगे अभी। ठीक है, दूसरा हमें क्या देखना है, इनटू और ऑन टू कैसे चेक करते हैं, है ना, इनटू और ऑन टू कैसे चेक करते हैं। यहां पे फिर से मैं वही सेट बना लेता हूं, ए और बी, ए बी सी 1 2 3। ठीक है, तो ऑन टू और इनटू कैसे चेक करते हैं, अगर है ना, इफ रेंज एंड कोडोमेन दोनों बराबर हो जाए, रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए तो फंक्शन कैसा हो जाता है, ऑन टू हो जाता है। रेंज और कोडोमेन कब बराबर होंगे, जब सेट बी के हर एलिमेंट के ऊपर, क्योंकि कोडोमेन क्या है, सेट बी है, रेंज जिसके ऊपर एरो आएगा। ठीक है, अगर सेट बी के हर एलिमेंट के ऊपर एरो आ जाए, सेट बी के हर एलिमेंट के ऊपर एरो आ जाए, यानी कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचा सेट बी के अंदर जिसके ऊपर एरो नहीं आया, इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं, सेट बी के हर एलिमेंट की एक प्री इमेज है, 1 की प्री इमेज ए हो गई, 2 की प्री इमेज बी हो गई और 3 की प्री इमेज सी हो गई। तो अगर हर एक सेट बी के हर एलिमेंट की एक प्री इमेज है तो वो ऑन टू फंक्शन हो गया। उस केस में रेंज और कोडोमेन आपकी दोनों सेम हो जाएंगी। ठीक है, और अगर एक भी एलिमेंट ऐसा बच गया, है ना, सपोज मैं ये कह देता हूं कि अगर सपोज यहां पे 4 भी है, 4 के ऊपर कोई एरो नहीं आ रहा, है ना, 4 के ऊपर अब यहां कोई एरो नहीं आ रहा, तो अगर मैं ये कह देता हूं कि एटलीस्ट एक एलिमेंट, एटलीस्ट 1 एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए इन सेट बी, है ना, जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, हैज नो प्री इमेज इन सेट ए, प्री इमेज इन सेट ए, है ना, तो क्या हो जाएगा, वो इनटू फंक्शन बन जाएगा। और उस केस में जो बनेगा ना, उस केस में क्या होगा, अब देखो यहां पे कोडोमेन मेरा क्या बन रहा है, कोडोमेन इज, है ना, कोडोमेन इज जो सेट है 1 2 3 4 है, कोडोमेन इज 1 2 3 4। रेंज क्या है, देखो रेंज क्या बन रहा है मेरा, रेंज आ रहा है 1 2 3। तो इस केस में क्या बनेगा, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, है ना, रेंज वाला जो सेट होगा वो कोडोमेन का सबसेट बनेगा। तो इस केस में क्या बन जाएगा आपका, ये इनटू बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी कुछ कंडीशन हो गई, क्वेश्चन के साथ हम इन्हें देखेंगे। और अगर फंक्शन हो जाता है हमारा 1 1 एंड ऑन टू, दोनों हो जाता है, तो हम कह देते हैं फंक्शन कैसा है हमारा, बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसी के ऊपर मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है ना, बाइजेक्टिव है कि अगर 1 1 भी है और ऑन टू भी है ना, मतलब इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, तो हम कहते हैं बाइजेक्टिव है। और अगर बाइजेक्टिव है तो आपका जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल भी होगा, है ना, फंक्शन आपका इन्वर्टिबल भी होगा। तो हम ये बाइजेक्टिव फंक्शन के ऊपर और 1 1 ऑन टू के ऊपर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1 1 मैनी 1, ऑन टू इनटू और बाइजेक्टिव फंक्शन कैसे चेक करेंगे। इसका ना हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमारा जो फंक्शन है वो किस तरह से डिफाइंड है। जैसे मुझे ये बोला गया है यहाँ पे कि जो सेट 1 होगा, सेट ए होगा,
उसमें भी सारे नेचुरल नंबर, सेट बी होगा उसके अंदर भी सारे नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 अप टू ऑल नेचुरल नंबर्स। ऐसे ही यहाँ पे भी 1 2 3 4 ऐसे करके आपको सारे नेचुरल नंबर्स मिलेंगे, है ना। तो इससे क्वेश्चन चेंज हो जाता। अगर यहीं पे हम डिफाइन इसे अलग तरीके से कर दें, है ना, तो फिर आपका जो आंसर है वो अलग हो सकता है। तो हमें उसका ध्यान रखना है, हर क्वेश्चन के साथ हम देखेंगे। ठीक है, अब आपका फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, है ना। अगर मैं यहाँ पे अलग से बना के देखूं तो ये कह रहा है कि x की वैल्यू 1 आप डालोगे तो आपको उसके बदले 2 मिल जाएगी, यानी 1 इज रिलेटेड टू 2 ऐसे मिलेगा। आपने वैल्यू डाली 2 तो आपको क्या मिल गई, यहाँ पे 4 मिल गई। आपने वैल्यू डाली 3 तो आपको 6 मिल गई, है ना। इस तरह से चलेगा। तो हमें ये दिख रहा है कि सेट बी के अंदर जितने भी इवन नंबर्स हैं उनके सबके ऊपर एरो जाएगा। जैसे 1 से आप देखोगे तो 2 पे चला जाएगा, 2 से आप देखोगे तो 4 के ऊपर चला जाएगा, 3 से आप देखोगे तो 6 के ऊपर चला जाएगा, ऐसे चलेगा। तो जितने भी इवन नंबर हैं उनके सब, पहले हम ऐसी एरो डायग्राम से देख रहे हैं, फिर क्वेश्चन से देखेंगे। तो हमें चेक करना क्या 1 1 है, क्या कोई भी ऐसी वैल्यू होगी कि अगर मैं वैल्यू पुट करूं, जैसे अगर हम यहां पे रख लें fx1 इक्वल्स टू fx2, अगर मैं ऐसे रख दूं, ठीक है, fx1 इक्वल्स टू fx2 अगर मैं रख दूं तो ये मुझे मिला 2x1 इक्वल्स टू 2x2। तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, तो अगर फंक्शन की वैल्यूज बराबर होंगी ना तो इनपुट्स भी उनके सेम रहेंगे, x1 और x2 की वैल्यू भी बराबर आएगी। तो क्या आ गया, ये 1 1 आ गया। ठीक है, 1 1 आ गया। अब आप डायग्राम देख के आपको पता चल रहा होगा, एरो डायग्राम, कि बहुत सारे एलिमेंट जितने भी ऑड नंबर होंगे ना उनकी किसी की भी प्री इमेज नहीं है ना, उसकी किसी की भी प्री इमेज नहीं है। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो जो मेरी कोडोमेन है, कोडोमेन तो क्या है, नेचुरल नंबर, सेट बी में सारे के सारे नेचुरल नंबर है, और जो मेरी रेंज है वो इवन नंबर्स है, इवन नेचुरल नंबर्स, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि यहां पे जो रेंज है ना इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो इसलिए हम इसे क्या लिख देंगे, ये फंक्शन क्या है, इनटू है। आप इसे ऐसे भी चेक कर सकते हो, कोई भी एक एलिमेंट उठा लो, है ना, कोई भी एक एलिमेंट उठा लो, है ना, लेट 3, है ना, 3। तो मेरे पास सपोज y इज इक्वल टू ऐसे है 2x है ना। तो यहां पे अगर हम लिखेंगे y/2 इज इक्वल टू x, तो नेचुरल नंबर होना चाहिए ना x। अगर मैं ये चेक करूं कि सपोज 3 के लिए, तो 3/2 डज नॉट बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो 3 की कोई प्री इमेज नहीं है ना। 3 हैज नो प्री इमेज, क्या आना चाहिए आपका, नेचुरल नंबर आना चाहिए ना, हैज नो प्री इमेज इन सेट ए। 3 के ऊपर सेट ए से किसी में भी कोई भी एरो नहीं आ रहा है ना। 3 के ऊपर सेट बी में जो 3 है उसके ऊपर सेट ए से कोई एरो नहीं आ रहा है, यानी 3 की कोई प्री इमेज नहीं है सेट ए में। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसकी प्री इमेज नहीं है, और अगर प्री इमेज नहीं है उसकी तो इसका मतलब वो इनटू फंक्शन में आ रहा है ना। तो हमें यही प्रूव करना था कि 1 1 है और इनटू है, डिफाइंड एज R2R, यानी सेट ए भी रियल नंबर, सेट बी भी रियल नंबर, और आपको फंक्शन दिया हुआ है 3 - 4x। आपको बताना है 1 1 भी है, ऑन टू भी, और बाइजेक्टिव हो जाएगा, है ना। अगर दोनों 1 1 ऑन टू आ जाता तो बाइजेक्टिव हो गया। तो आप क्या रखोगे, fx1 इज इक्वल टू fx2 रख दो, किसके लिए, 1 1 चेक करने के लिए। तो यहाँ पे आएगा 3 - 4x1 इक्वल्स टू 3 - 4x2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -4x1 इज इक्वल टू -4x2 आ गया, -4 से -4 चला गया, x1 इक्वल्स टू x2 आ गया। तो ये आपको क्या मिला, 1 1 मिल गया, हेंस इट इज 1, है ना। तो ये हमारा क्या आ गया, फंक्शन 1 आ गया। अब हमें क्या करना है, ऑन टू के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम रेंज निकाल सकते हैं, रेंज और कोडोमेन अगर हमारी सेम आ जाए ना, रेंज और कोडोमेन अगर सेम आ जाए तो भी हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। और एक दूसरा तरीका भी है ना, मैं दोनों तरीके से बता दे रहा हूं। और यहां से क्या करें, हम x निकालें इन टर्म्स ऑफ y, तो ये आ जाएगा 4x इक्वल्स टू 3 - y, और x आ गया आपके पास 3 - y/4।
और ये वैल्यू हम fx के अंदर रखेंगे x की, 3 माइनस 4x। ये मेरे पास fx फंक्शन दिया हुआ है। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, ये वाली जो x की वैल्यू है ना, वो मैं यहां पुट कर 3 माइनस वाई अपॉन 4, ये x की जगह हम रख रहे हैं, तो 3 माइनस 4, 3 माइनस वाई अपॉन 4, x की जगह मैंने ये वैल्यू डाल दी, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया 3 माइनस 3 प्लस वाई। और मुझे यहां से क्या मिल जाए, अगर वापस y की वैल्यू मिल जा रही है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है हमारा, ऑन टू है ना, हेंस इट इज ऑन टू। आप चाहो तो इसे रेंज और कोडोमेन से भी कर सकते हो, है ना, बट उसके लिए आपको रेंज निकालने आनी चाहिए, है ना। रेंज भी हम इसी तरीके से निकालेंगे, क्या करेंगे यहां से, y इक्वल्स टू 3 माइनस 4x है, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, x निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ y, तो 4x आ गया आपके पास 3 माइनस वाई, एंड x इक्वल्स टू 3 माइनस वाई अपॉन 4, है ना। अब क्या करते हैं, हम इसकी x की डोमेन निकाल देते हैं, यहाँ पे इस फंक्शन की डोमेन निकाल देते हैं। तो आप यहाँ पे देख लो, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, y बिलोंग्स टू r, है ना। तो रेंज क्या आ गई, रेंज इज ऑल रियल नंबर्स, एंड कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है हमारा, सेट बी, सेट बी हमें ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, सेट बी इज आर, ये भी हमें क्या दिया हुआ है, ऑल रियल नंबर्स। तो हम लिख सकते हैं यहां से कि कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, हेंस इट इज ऑन टू, है ना। दोनों में से आप किसी भी तरीके से कर सकते हो जो आपको इजी लगे। और अगर ये 1 1 आ गया, ऑन टू आ गया, है ना, तो क्या लिखोगे, फंक्शन एफ एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, हेंस इट इज बाइजेक्टिव। तो ये क्या आ गया, आपका बाइजेक्टिव बन गया फंक्शन। लेते हैं, आपको एक सेट ए दिया हुआ है ना, सेट ए के अंदर सारे रियल नंबर्स हैं एक्सेप्ट 3 नहीं है इसके अंदर, है ना, 3 नहीं है। ऐसे ही जो सेट बी है उसमें भी सारे रियल नंबर्स है एक्सेप्ट 1, यहां पे क्या नहीं है, 1 नहीं है, ठीक है। तो ये सेट ए और सेट बी आपको मिल गए। उसके बाद आपको जो फंक्शन दिया हुआ है ना एफ एक्स, वो दिया हुआ है x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस, है ना। अब हमें चेक करना है कि ये 1 1 ऑन 2 है या नहीं है ना, हमें शो करना है कि ये 1 1 ऑन 2 है। तो पहले तो 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, एफ एक्स 1 को बराबर रख देते हैं एफ एक्स 2 के, और अगर यहां से x1 x2 बराबर आ गया तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा कि ये 1 1 है। तो पहले x1 रख दिया और यहां पे x2 रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेंगे इसे, तो x1 माइनस 2, x2 माइनस 3, x2 माइनस 2, x1 माइनस 3, ये हमें मिल गया। अब क्या करेंगे, हम यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे इधर x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6, इधर भी आप मल्टीप्लाई करो दोनों ब्रैकेट, x2 x1 माइनस 3x2 माइनस 2x1 प्लस 6, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर लेंगे। हमारे पास बनता है x1 को एक साइड रखेंगे, माइनस 3x1 प्लस 2x1 इक्वल्स टू माइनस 3x2 प्लस 2x2, तो ये आता है माइनस x1 इक्वल्स टू माइनस x2। तो यहां से आपको माइनस माइनस चला गया, x1 इज इक्वल टू x2 मिल जाता है। तो हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 आ गया। अब चेक करेंगे ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए हम क्या करें, हमारे पास कोडोमेन है, कोडोमेन क्या होता है, सेट बी, कोडोमेन इज r माइनस 1, ये मेरे पास है। अब मैं अगर रेंज निकाल दूं और रेंज और कोडोमेन सेम आ जाए तो ऑन टू हो जाएगा, तो यहां से हम रेंज निकाल लेंगे, y इक्वल्स टू, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, हमने पहले y की वैल्यू रख के भी किया है। तो यहां से हम निकालेंगे x इन टर्म्स ऑफ y, तो y x माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2, ठीक है। तो ये आता है xy माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 2, x को इधर ले आओ, xy माइनस x इक्वल्स टू 3y माइनस 2, ठीक है। 3y को हम राइट हैंड साइड ले गए, यहां से आप x कॉमन ले लो, तो ये बनता है y माइनस 1 3y माइनस 2। रेंज के लिए अगर आप मेथड लगाना चाहते हो तभी लगाओ अगर आपको रेंज निकालनी आती है,
है ना। नहीं तो हमने वो मेथड देखा है कि जब हम y की वैल्यू पुट, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल के और उसे पुट कर देते हैं और वापस हमें y मिल जाता है, आप उससे भी कर सकते हैं। तो ये आ गया। अब यहां से अगर मैं इस फंक्शन की x की डोमेन बताऊं तो डिनोमिनेटर में आ रहा है y-1 एंड डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, तो इसका मतलब y की वैल्यू कैन नॉट बी 1, y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हो सकता है कि y की वैल्यू सारे रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट 1, और यही मेरी क्या बनेगी, रेंज बनेगी। तो अब हम देख रहे हैं कि कोडोमेन भी वही है, रेंज भी वही है, दोनों आ गई हैं सेम। तो कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर हो गई, दोनों की वैल्यू क्या है, r-1। तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया हमारा, ऑन टू हो गया। ठीक है, तो अगर फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन कैसा हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप और भी प्रीवियस ईयर देख सकते हो